हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज काइनेमेटिक्स, है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट्स को बहुत इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। स्टार्टिंग के जो पोर्शन है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब में इतनी गलतियां नहीं होती हैं, है ना। फिर भी आपको मैं बोलूँगा कि ये वीडियो पूरा देखिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप इसमें डिस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपको नए नए मतलब क्वेश्चंस देख करके और सॉल्व करने का एक मतलब अलग एक फीलिंग आएगा। ठीक है, तो आप मतलब देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन से लेकर हर चीज़। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफ्रेंशिएट भी आपको करने में समझ में आ जाएगा, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट बच्चों काइनेमेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स देखिए सिंपल है कि स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग its cause is called काइनेमेटिक्स। मतलब मोशन के बारे में कंसिडर करना, मोशन के बारे में डिस्कस करना कि उस मोशन कैसे हो, मतलब मोशन क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, बट उसके कॉज के बारे में नहीं जानना कि मोशन क्यों हो रहा है। आखिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कुछ स्पीड से जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, इसके बारे में कोई डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ मोशन के बारे में होगा कि कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसका स्पीड क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर, आपने तो बोला कि मोशन के हम कॉज यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये मोशन है क्या, ये मोशन क्या है, मोशन हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो मोशन हम समझेंगे कैसे, देखिए, तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, हम लोग लिखेंगे इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस with respect to time, then it is called मोशन। जैसे मान लीजिए मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं तो चुपचाप बैठा हुआ हूँ, बस बोल रहा हूँ, बट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं कहीं से तो है नहीं कि पूरे अपने रूम में घूम घूम के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हाथ में, है ना, हाथ में पकड़ लिया टैब और लेके घूम रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक रूम से दूसरे रूम, हॉल, है ना, बाहर में, रोड पे, ऐसे तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ ना मैं। तो क्या मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है क्या टाइम के रिस्पेक्ट में? नहीं चेंज हुआ। मैं अगर अभी देखूँ तो अभी जो मेरा पोजीशन है वही 1 घंटे बाद भी वही है, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं मोशन में हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो मैं अभी एट प्रेजेंट मोशन में नहीं हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं हो, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, उसको रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो रेस्ट का भी आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ठीक है, कि अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मोशन एंड रेस्ट दोनों जो है ना, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं बच्चों। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। बच्चों आप थोड़ा पेशेंस रख करके ना पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो मतलब जो बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ना चाहेंगे ना, उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, जो स्किप करके और मेन पॉइंट्स पढ़ना चाहेंगे उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स विच डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है, तो बताइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर एक से एक टॉपिक पॉइंट्स आते रहेंगे,
ठीक है, मोशन और रेस्ट तो रिलेटिव टर्म्स हैं, हम चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सर आपने कहा, मैंने मान लिया, ठीक है चलो है रिलेटिव टर्म्स, बट कैसे? ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बता दिया सर आपने, इसको तो बताइए। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद वापस आएंगे कि रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं, क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आजकल जो कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर लोग मतलब जो है फ्लैट्स लेना चाहता है, देखते होंगे आप लोग कि रोड के किनारे, मतलब जो मेन रोड के आसपास बिल्डिंग्स है ना, जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, उसमें लोग चाहता है लेना, उसमें भी रोड फेसिंग है ना, रोड फेसिंग वाला बालकनी लेना चाहता है लोग, ठीक है, ताकि कभी सामने बैठे हैं बालकनी में तो हम ऑब्जर्व करते रहे लोगों को कि बाहर में क्या चल रहा है, ठीक है। तो जो मैंने अभी बोला वही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कि आप अपने बालकनी में बैठ करके और बाहर भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक रेड कार चली गई है, एक येलो कलर की कार जा रही है ना, एक वाइट कलर की कार जा रही है। तो आप क्या कर रहे हो, आप तो आराम से बैठे हुए हो अपने बालकनी में और वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। इसका मतलब कि आप जो बालकनी में बैठे हो अपने फ्लैट के, वो बालकनी क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मैं एक बार लिख देता हूँ, इट इज़ द रेफरेंस, it is the reference with respect to which position of with respect to position or motion of particle is defined। जैसे आपने एक बिल्डिंग में, सोसाइटी में फ्लैट लिया और यहाँ पर आप बालकनी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ठीक है, यहाँ से एक रोड जा रही है और इस रोड पे एक कार जा रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर, अब कार का तो बच्चों डायग्राम थोड़ा सा बनाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मान लीजिए कार में है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि, रुकिए एक सेकंड, तो आपने देखा, चलो ठीक है, कहीं रोड ऐसे आ रही होगी साइड से, तो आपने देखा कि चलो ठीक है, यहाँ पर एक कार इस टाइप की है और इसमें दो लोग बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर है ना, और एक पीछे के सीट पे कोई बैठा हुआ है, ओके। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि अभी आप तो यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन आपने देखा कि कार पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई। तो आपके रिस्पेक्ट में तो कंटिन्यूसली इसका डिस्टेंस कार का चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे आगे जा रहा है डिस्टेंस चेंज हो रहा है। बट क्या इन दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ ना। कार जब यहाँ आएगा तब भी ये दोनों कार में वैसे ही हैं, जब कार इधर जाएगी तब भी ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वैसे ही हैं। तो इनका तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा आपस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेफरेंस टर्म्स हैं। क्यों रेफरेंस है, देखिए, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कार का पोजीशन चेंज हुआ, मतलब कार मोशन में है, बट इसको बोल दूं कि ए और इसको बोल दूं बी, तो ए के रिस्पेक्ट में बी का चेंज नहीं हुआ, बी के रिस्पेक्ट में ए का चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, जबकि इसके रिस्पेक्ट में, जबकि सी के रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, मोशन में है, ठीक है। तो रिलेटिव टर्म्स हो गए ना। बी को देखूं मैं तो बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है ना, बी विद रिस्पेक्ट टू ए रेस्ट पे है, बट बी विद रिस्पेक्ट टू सी रेस्ट पे नहीं है, मोशन में है। तो ये है रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, जहाँ से ये ऑब्जर्वर, जैसे ये ऑब्जर्वर है सी, तो जहाँ से भी बैठ कर ऑब्जर्वेशन कर रहा है उस फ्रेम को हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं हो कि कहाँ लेना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप ग्राउंड को कंसिडर कीजिए, ठीक है। और रिलेटिव टर्म्स क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना, जैसे कि समझाया मैंने यहाँ पर ए और बी और सी का एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पे आते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि आपने मोशन समझा दिया सर आपने, है ना। अब बताइए सर कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, कितने टाइप्स के मोशन हो गए, कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं। तो देखिए कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, तो मेनली जो अपने को देखना है
ठीक है, वो जो मोशन के बारे में बात करनी है। एक होगा मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन बोलने का मतलब स्ट्रेट लाइन का मोशन, ठीक है। दूसरा मोशन इन 2 डायमेंशन, यही अपने को मेनली पढ़ना भी है बच्चों। तो मोशन इन 2 डायमेंशन, तो हम लोगों को मेनली पढ़ना भी यही है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब स्ट्रेट पाथ पे मोशन, पार्टिकल अगर जा रहा है तो जाते ही स्ट्रेट पाथ पे या फिर इधर चला जाए, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स एक साथ आना, उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन, ठीक है। जैसे 2 डायमेंशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो गया, 2 डायमेंशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गया, ठीक है। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दो, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, ये भी इसका एक एग्जांपल है 2 डायमेंशन का। तो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन दोनों 2 डायमेंशन का एग्जांपल हो गए। तो 2 टाइप के यहाँ पर बच्चों मोशन होगा, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, ठीक है। ओके, अब इसके मेन टॉपिक्स पे आते हैं हम लोग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ अभी इसका देखा था कि भाई मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये 2 टर्म्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख रहा हूं यहां पर द लेंथ ऑफ, देखिए बच्चों मेरा वीडियो थोड़ा सा स्लो में भी आपको लग सकता है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बताता हूं सारी चीज़ों को, बट अगर आप पेशेंस रख करके और देखेंगे तो पूरा आपको चैप्टर पे ज़बरदस्त बहुत बढ़िया कमांड हो जाएगा एकदम। देखिए द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड by the body in given time interval is called distance। देखिए डिस्टेंस बच्चों हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ, हो गया मेनली ये है एक्चुअल पाथ लेंथ। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना ऐसे और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट होकर बी पे गया, बी से स्टार्ट होकर के सी पर गया और सी के बाद ये पहुँच गया पॉइंट डी पर, ठीक है। तो ये जो पूरा पाथ लेंथ हुआ ना, यहाँ से गए आप यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो क्या हो गया ये पाथ लेंथ, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर ये पूरा हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखिए डिस्टेंस अभी पूरा मतलब ख़त्म नहीं हुआ, अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद दोबारा से हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो एक बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी समझते हैं, फिर उसका दोनों को एक साथ हम समझेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या पोजीशन। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखिए जैसे ये वाला हो गया, ये आपने लिया था एग्जाम्पल, तो अगर ये आपने एग्जाम्पल लिया है ना, हमने एग्जाम्पल लिया, तो देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ए से डी हो गया, डायरेक्ट ए डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है ना तो सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ ए डी वेक्टर, ए से डायरेक्ट डी पहुँच जाइए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये जो हम घूम के ऐसे जा रहे हैं ना, ये हो गया डिस्टेंस, है ना, ये हो गया डिस्टेंस। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है
जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर बोल सकते हैं कि डिस्टेंस वाले केस में हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेरी कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि इनिशियल से स्टार्ट होगा और डायरेक्ट जो ये हेड करेगा ना, जो हेडिंग करेगा वो फाइनल पोजीशन की तरफ करेगा। तो ये हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जैसे मैं मूविंग बॉडी की बात करूँ, ठीक है, फॉर मूविंग बॉडी, तो फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस will be greater than or equal to displacement, ठीक है। डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये मूविंग बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा और इसमें दूसरा कोई रास्ता इसने चूज नहीं किया है ना। ए से बी गया, तो ए से बी गया है और कोई दूसरा रास्ता इसने चूज किया नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब इस केस में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। तो इस वाले कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में बोलेंगे कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे बोले कि ठीक है, ऑब्जेक्ट ए से बी जाना है बट एक ऐसे गया है ना, सी से होते हुए, और एक डायरेक्ट पहुंच गया है, तो इन दोनों में देखिए अब ये जो ए सी बी है ये ज़्यादा होगा किससे, ए बी से। जबकि ए सी बी क्या है, डिस्टेंस, और ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस वाला है, ठीक है। और ए सी बी क्या है, डिस्टेंस है। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन क्या आ रहा है कि देखिए डिस्टेंस जो होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो, मतलब स्ट्रेट लाइन हो, कहीं पर भी यू टर्न नहीं हो, कहीं पर भी कोई बेंडिंग नहीं, कोई रास्ता कर्व नहीं हो, अगर सीधा स्ट्रेट जा रहा है ना, तो उस केस में हमेशा ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। बट अगर ठीक है पार्टिकल ऐसे जा रहा है या फिर पार्टिकल आगे जाकर के ऐसे बेंड हो गया, तो इन दोनों ही केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस जो होगा ना वो ज़्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना। डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ से क्लियर बोलेंगे कि डिस्टेंस के पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, ठीक है। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन होगा इसका, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर डिफरेंसेज आएंगे, है ना। डिफरेंस तो कुछ होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो जो मेजर डिफरेंसेज हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस होगा बच्चों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट के पास तो डायरेक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक था, तो डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि भाई पाथ कैसा है, किधर से जा रहा है, इस पे तो डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड्स ऑन पाथ, बट ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड किया। डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का अगर मैं यूनिट लिखूं तो दोनों का ही यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। दोनों का ही यूनिट मीटर आएगा बच्चों, चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, मीटर आएगा, ठीक। दूसरा चीज़ एक चीज़ याद रखिएगा कि स्ट्रेट पाथ के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, जबकि अगर स्ट्रेट पाथ नहीं है
ठीक है, या तो कर्व है या फिर अगर यू टर्न है तो उस केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, जो डिस्टेंस है वो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। मैंने मूविंग ऑब्जेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही नहीं तो उसके पास डिस्टेंस कैसे होगा, नहीं होगा, तो मूव करना जरूरी है। तो मूविंग अगर ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा, कैसे ज़ीरो होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको थ्रू क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना, क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन अभी मतलब करेंगे, आज के लेक्चर में ही करेंगे हम लोग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं दिखाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव हो सकता है और डिस्टेंस कभी ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बट इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक यहाँ समझाऊंगा, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हमें कैसे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए हमें पहले पोजीशन वेक्टर को समझना जरूरी है। तो पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, चाहे एक्स वाई जेड में, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लीजिए कि किसी पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे ये जेड एक्सिस, मैंने बोला ठीक है यहाँ पे एक पॉइंट पी है जो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई ओरिजिन पे यहाँ पर खड़ा हो जाए, मैं यहाँ से खड़ा जाऊँ और मैं देखूं तो मेरी आंखें इधर की तरफ देखेंगी ना, मेरी आइज़ इधर की तरफ फोकस करेंगे देखने पे, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन, तो इधर हो गया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, मतलब आर पी वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, क्योंकि वैक्टर्स को हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स आई कैप, वाई को जे कैप एंड जेड एक्सिस को के कैप से डिनोट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब अगर तीन वेक्टर जो एक्स वाई जेड में है, अगर उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर में फॉर्मूला होता है कि तीनों वेक्टर का हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड करके यहाँ रूट के अंदर रखेंगे, तो हम लोगों को इसका डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये मालूम हो जाएगा, कितने एंगल पे है वो भी निकाला जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है समझ में आ गया आप लोगों को। किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझेंगे बच्चों, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास इस टाइप का कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये हो गया पोजीशन ए,
तो यहाँ पर मान लीजिए कि पार्टिकल ए, पोजीशन ए पर कोई पार्टिकल है ना। जस्ट आप एज्यूम कीजिए कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट से कुछ x1, y1, z1, ठीक है। और इस पोजीशन है ना, इस पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, वो ऑब्जेक्ट सोचिए कि मूव करके यहाँ आ गया। जस्ट सपोज कीजिए कि वो मूव करके यहाँ आ गया। आप मानिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका फ्रेंड यहाँ पर है, आप यहीं पर हैं बट आपका फ्रेंड मूव करके यहाँ आ गया। तो अब पहले आप इधर देख रहे थे, अब आप इधर देखेंगे। तो जब आप इधर देखेंगे तो अब ये मान लीजिए कोई पोजीशन बी हो गया, ठीक है। तो अब आपका पूरा जो नज़र है, जो आपकी आंखें हैं, निगाहें हैं, वो कहाँ हो जाएंगी? पॉइंट बी की तरफ हो जाएंगी। और पॉइंट बी का अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो अलग हो जाएंगे। अलग क्यों होंगे समझ में आया? क्योंकि पहले ये y से डिस्टेंस इतने पे था, अब इतने डिस्टेंस पे आ गया। पहले x से इतने हाइट पे था, अब इतने हाइट पे आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स तो अलग होंगे ही, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपका फ्रेंड था, आप तो यहीं खड़े हैं बट आपका फ्रेंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? a से b तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना, ठीक है। समझ में आया? तो a से b तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम इसको बोलेंगे आर ए वैक्टर और ये आर बी वैक्टर। तो अब जो a है उसका इनिशियल पोजीशन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इनिशियल पोजीशन दैट इज आर ए वैक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप z1 k कैप, ठीक है। एंड फाइनल पोजीशन, तो देखिए फाइनल पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, ठीक है ना। ये हो गया बच्चों आर, मतलब पोजीशन ए और बी का। हमें तो चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या लिखें? फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और रिजल्टेंट, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, रिजल्टेंट। तो हम लोग लिखेंगे कि आर ए वेक्टर प्लस ए से बी, तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू आर बी वैक्टर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? और डिस्प्लेसमेंट है क्या यहाँ पे? ए बी है ना बच्चों। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। तो आप लिखेंगे ए बी वैक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर। तो आर बी माइनस आर ए, तो x वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, तो x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। तो अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इस डिस्प्लेसमेंट का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए रूट ओवर x2 माइनस x1। कैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये तो आपको क्लियर दिखा है यहाँ पर। पोजीशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये मालूम हो गया अपने को, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर, इन सब पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग लिखेंगे, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, आप भी साथ में क्वेश्चन जरूर नोट करें, फ्रॉम पॉइंट 1, 1, मतलब पार्टिकल का जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हुए हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट है ये, एंड रीचेज एट पॉइंट 4, 5, 13 मीटर, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ तक गया है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट फर्स्ट पॉइंट
इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सेकंड में पूछा गया फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। एंड थर्ड में पूछा गया बच्चों आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड फोर्थ में बोला गया लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है हम लोग के पास कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ पर ये जेड एक्सिस, यहाँ पर बोला गया कि ये पॉइंट 1,1 है, इसको पॉइंट ए मान लीजिए। इधर में बोला, ठीक है, इधर में बोला गया कि ये पॉइंट बी है, इधर में पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 4, 5, 13। तो ए का पोजीशन वेक्टर, फिर बी का पोजीशन वेक्टर, ये दोनों पोजीशन वेक्टर बच्चों हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का ना जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा क्या है कि अगर ए का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो इसको कोऑर्डिनेट्स के जिसको कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आई कैप जे कैप में लिख दीजिए। तो देखिए एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, जेड भी 1 है, तो तीनों यहाँ पर 1 है। तो आप क्या लिखेंगे, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, मतलब आ जाएगा जे कैप, यहाँ पे आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया ए का पोजीशन वेक्टर। अब अगर हमें बी का चाहिए तो पहला पूछा गया था इनिशियल वेक्टर है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सेकंड में पूछा गया फाइनल पोजीशन वेक्टर, मतलब जो फाइनल पोजीशन है उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो फाइनल पोजीशन तो पॉइंट बी है, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये 4 है, एक्स वाई 5 है और जेड 13 है। तो आप इसको लिखेंगे कि 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप। तो ये हो गया पोजीशन ए और पोजीशन बी। ठीक है, अब जब दोनों पोजीशन मालूम हो गया तो अब आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी कुछ देर पहले ही आपको इसी लेक्चर में दिखाया था मैंने कि हम लोग अगर दोनों पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे आर बी ए वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी क्या है, तो 4 आई कैप 5 जे कैप और 13 के कैप, ये बी हो गया। ए का क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आई कैप माइनस आई कैप 3 आई कैप, 5 जे कैप माइनस जे कैप कितना आएगा 4 जे कैप, 13 के कैप माइनस के कैप 12 के कैप। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब पूछा है यहाँ पर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो आर बी ए का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो आर बी ए का मैग्नीट्यूड अगर पूछ रहा है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। ओके, तो इधर से 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, 4 मतलब 16, 12 मतलब 144, तो ये मिलेगा 169 एंड 169 का मतलब 13। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया 13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। ठीक है, दोनों इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर क्या आया ये मालूम हो गया अपने को। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ठीक है, एंड पॉजिटिव कब होगा। तो उसके लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए अब लिखिए क्वेश्चन यहाँ बच्चों
कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मूविंग, अ पार्टिकल starts moving along straight path, along straight path O A B O C, O से A गया, A से B गया, B से C, B से O गया, O से C पे आया. then find distance and displacement, then find distance and displacement for given interval, for given interval. ठीक है, तो यहां पर देखिए O से स्टार्ट हुआ बच्चों, ये O है, O से A पर गया, ये A है, फिर A से कहाँ गया, A से गया है B पर, ओके, B से वापस कहाँ आया है, O पर, और O से वापस कहाँ गया, C पर. ठीक है, तो O से A तक का जो डिस्टेंस है ना वो हमें दिया हुआ है, O से A तक का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर, A से B तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर. ठीक है, एंड C से O का डिस्टेंस, मतलब इसके बीच का जो है ना डिस्टेंस, वो दिया हुआ है 4 मीटर. ठीक है, अब आपसे बोला क्या गया कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना कुछ गिवन इंटरवल्स के लिए. तो कौन कौन से इंटरवल्स हैं, OA है, OB है, एंड OO, फोर्थ में OC है. तो पहला इंटरवल हम O से लेके A तक का लेंगे. ठीक है, तो फॉर इंटरवल O to A, तो O से A तक का इंटरवल ले पहले हम लोग. तो जब O से स्टार्ट करेंगे चलना, देखिए मतलब ये पूरा क्वेश्चन का डायग्राम है, तो आप O से स्टार्ट कीजिए चलना. तो आपको सिर्फ अभी O से स्टार्ट करके A तक ही जाना है. तो O से स्टार्ट करके A तक जाना है, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर. ठीक है, कौन, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना ट्रैवल किया, 2 मीटर. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. देखिए O से A के लिए डिस्टेंस 5 मीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 आई कैप मीटर. 5 आई कैप क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट अभी O से A की तरफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ हो गया, O से A की तरफ हो गया. ठीक है, तो जब O से A की तरफ है मतलब पॉजिटिव आई कैप की तरफ है. ठीक है, तो एक मिनट, डिस्टेंस ये 2 मीटर होगा बच्चों, एक मिनट रुकिए, ये हो गया 2 मीटर का डिस्टेंस. 5 मैंने कंप्लीट का लिख दिया, सॉरी. तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया बच्चों, कोई बात नहीं बच्चों, गलती हो गया अपन से. देखिए 2 आई कैप है ना, O से A तक का. अब हम लोग जाएंगे O से B तक. तो O से B का इंटरवल में देखते हैं, तो सेकंड OB इंटरवल. तो O से जब B जाएंगे आप, तो OB इंटरवल में देखिए, O से स्टार्ट कीजिए और सीधे B तक पहुंच जाइए, यहाँ तक. तो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, और मैंने सिखाया था आपको कि स्ट्रेट लाइन में जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 3 5. तो डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, बट डायरेक्शन कहाँ है इसका, डायरेक्शन अभी भी राइटवर्ड है, दैट इज कि पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है, तो आई कैप होगा. तो OB इंटरवल के लिए हम लिखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 आई कैप मीटर.
अब इसको ओ से ओ पे जाना है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ओ से स्टार्ट हुआ, बी तक गया, फिर बी से यू टर्न लिया और यू टर्न ले करके फिर वापस ओ पर आ गया। मतलब ओ से स्टार्ट हुआ और ओ पे वापस भी आ गया, मतलब यहीं पे गया ऐसे और इसी पे वापस आ गया। मतलब जितना गया उतना वापस भी आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस तो क्या बोलेंगे कि भाई देखिए ये गया है यहाँ से और वापस यहीं आ गया, तो 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आ गया। तो डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग 10 मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले इंटरवल लिख देता हूँ, फॉर ओ इंटरवल। तो ओ इंटरवल के डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 10 मीटर। मतलब 5 गया, 5 वापस आया। बट डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए 5 आई कैप गया था पहले। देखिए पहले ये 5 आई कैप गया है यहाँ से यहाँ तक, 5 आई कैप गया, फिर वापस से लेफ्ट वर्ड में आने लगा। तो लेफ्ट वर्ड जाने का मतलब क्या हुआ, पहले पॉजिटिव आई कैप में गया, फिर नेगेटिव आई कैप में आया, ठीक है। इसका मतलब 5 आई कैप गया एंड 5 आई कैप में वापस भी आया, तो दोनों कैंसिल होगा तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो आ गया। देखिए अभी तक तो क्या था, पॉजिटिव था, ये 2 आई कैप 5 आई कैप पॉजिटिव था, अभी डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट हुआ अगर वापस घूम के उसी जगह पे आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसा इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब मतलब पॉजिटिव और 0 तक तो हम लोग को दिख गया। अब ओ से लेके सी तक का देखते हैं हम लोग कि इस इंटरवल में क्या होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट समझना जरूरी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कब हो रहा है। तो जिनको प्रॉब्लम हो समझने में, वो ये वीडियो देख करके पूरा हम क्लियर कर सकते हैं अपना, ठीक है। फॉर ओ सी इंटरवल, तो ओ सी इंटरवल में भाई इधर गया और घूम कर यहाँ पहुँच गया, तो गया कितना, 5 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में, आया कितना 5 + 4, क्योंकि ये 4 भी तो ऐड होगा ना, तो 5 + 4 9, गया 9 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस तो सिंपली ऐड होगा कि 5 मीटर + 9 मीटर रिवर्स हुआ तो 13 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आता है, डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन में आप क्या लिखेंगे कि 5 आई कैप गया है, बट रिटर्न कितना हुआ, -13 आई कैप, क्योंकि जो रिटर्न हो रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन लेके जा रहा है, तो -13 आई कैप आएगा, क्योंकि आई कैप यहाँ पे नेगेटिव में होगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से कितना आया, तो -8 है ना, यहाँ से हो जाएगा बच्चों, एक मिनट रुकिए, डिस्प्लेसमेंट 5 गया है और 5 वापस रिटर्न हुआ है ना, ओके। तो ये 5 गया और 9 आया है ना, तो 9 यहाँ पर होगा, ये गलती हो गया, 9, ठीक है। तो 9 आई कैप रिटर्न हुआ, तो -4 आई कैप, क्योंकि देखिए क्या था, 5 गया था ना और 9 रिटर्न हुआ था, तो 5 आई कैप पॉजिटिव में गया था और 9 आई कैप नेगेटिव में रिटर्न हुआ था, तो इसलिए माइनस लगा था, तो -4। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ रहा है डायरेक्शन की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों चीज़ अपने को यहाँ पे दिख गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हम लोग सेमी सर्कुलर पाथ लेते हैं और उसमें चेक करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए ऐसे बोलेगा ठीक है, एक सेमी सर्कुलर पाथ है इस टाइप का, है ना, एक मिनट रुकिए, इस टाइप का सेमी सर्कुलर पाथ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो बोलेगा ठीक है, एक सेमी सर्कुलर पाथ है, तो इस सेमी सर्कुलर पाथ में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ और बी तक गया है, एक बार इधर से जा रहा है सी से होते हुए और एक बार डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस देखो, हम मतलब पार्टिकल जो है ना सीधा ऐसे गया है, पार्टिकल मैं एक बार यहाँ पर ना ऐसे डॉटेड दिखा देता हूँ। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जा तो कहाँ रहा है, ए से सी, ठीक है, बट पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो पार्टिकल मूव किया है, ए से सी गया, सी से बी गया,
तो डिस्टेंस तो लिखेंगे हम लोग कितना, मान लीजिए इसका रेडियस, अगर इसका रेडियस r है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, पाई r। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही छोटा सा होगा ना, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, स्टार्ट यहाँ से हुआ तो इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, डायमीटर के बराबर होगा, दैट इज ट्वाइस r, है ना, डायमीटर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को बच्चों? देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन इंटरवल, फॉर गिवन इंटरवल। यहाँ पर एक सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब इस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, एक मिनट, पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ये पार्टिकल सी का पोजीशन, पार्टिकल सी मतलब सी पॉइंट पे आ गया, ये बी हो गया, ए बी सी और डी, ठीक है। रेडियस इसका आप कंसिडर कर लीजिए आर है, इसका रेडियस आर है। अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है यहाँ पर कौन कौन से इंटरवल का, तो ए से बी का, ए से सी का, थर्ड में ए से डी का, एंड फोर्थ में ए से एथ का। मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल ए से बी जाएगा ना, तब क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो बताना है आपको। तो देखिए जब पार्टिकल ए से बी जाएगा, एक मिनट रुकिए, तो जब पार्टिकल ए से बी जाएगा बच्चों, तब इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो हमें तो सिर्फ इसके लिए देखना है, ए बी के लिए देखना है। तो अगर हमें सिर्फ ए बी के लिए देखना है तो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये हो गया इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये, ठीक है। रेडियस आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। पार्टिकल जा रहा है ऐसे, बट डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये वाला हो गया। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये भी आर है, ये भी आर है, 90 डिग्री है। तो ये कितना मिलेगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, √2r। तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे इसमें, ए बी के केस में, कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √2r, √2r, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, तो नेक्स्ट में अगर हम पेज ऐड करें, आप देखें तो अब है इंटरवल ए से सी का। तो फॉर ए सी इंटरवल, तो ए सी इंटरवल में ए से सी जाना है इसको, तो ए से सी जाना है मतलब ऐसे वाला हो गया कि भाई इधर से घूमते हुए ए से बी गया, बी से सी पर आ गया, मतलब ए से बी गया, बी से सी आया। तो इसमें डिस्टेंस तो पाई आर हो जाएगा, जैसे कि इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा था तो √2r हो गया, बट अगर इसमें डिस्टेंस पूछता तो कितना होता, एंगल 90 है ना, तो डिस्टेंस कितना होता है, आर्क का लेंथ होता, और आर्क का लेंथ कितना होता, πr/2 होता है, जिसमें लिख देता हूँ यहाँ से बढ़िया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू πr/2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसमें देखें तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस देखिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, πr, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस r, रेडियस का डबल, ठीक है। अब नेक्स्ट में पूछा गया कि डी जाने का, कि मतलब थर्ड वाले में कि ए से डी आने का, ए डी है ना, इंटरवल ए डी के लिए। तो देखिए फॉर ए डी इंटरवल, तो ए डी इंटरवल में क्या हो जाएगा, तो ए डी इंटरवल में हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कि जब ए से डी जाएंगे हम लोग, मतलब ऐसे घूमते हुए, ऐसे मतलब यहाँ से स्टार्ट किए और हम यहाँ पहुँच गए, समझ रहे हो ना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं और ऐसे घूमते हुए हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल हो गया। तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
तो ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, तो ये कितना मिलेगा √2r। बट इसमें डिस्टेंस पूछेगा तो इसने ट्रैवल तो पूरा किया ना ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ, पूरा आर्क कितना एंगल बनाएगा 3π/2, तो ये पूरे इस आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा 3πr/2। ठीक है, तो इस के लिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस लिखेंगे 3πr/2। बट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे √2r, है ना, √2r। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर ये मान लीजिए घूम करके आ जाता वापस ए पर, जहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर वहीं पर आ जाता है फिर घूम के, तो क्या होगा नंबर 4 में ए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर घूम के आ गया, भाई यहीं से स्टार्ट हुआ है और घूम करके वापस यहीं आ गया, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं आ गया, तो डिस्टेंस तो हम लोग बोलेंगे कि 2πr हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, तो ये मतलब पूरा सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो अभी तक क्लियर हो ही गया होगा, बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, बट फिर भी हम लोग अभी 2 क्वेश्चन और कर लेंगे तो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डाउट आपका। ठीक है, देखिए अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक तरह से ये है 1D का, मतलब है 2D का उसको बोल सकते हैं, बट 1D में ही हम लोग इसको कवर करते हैं अभी, ताकि हमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का और आइडिया लग जाए कि क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। अ पर्सन मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, then 40 meter due east, then 20 meter due south, then find out net displacement, तो आपसे पूछ रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोला गया पर्सन जो है ना 50 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। तो देखिए नॉर्थ साउथ कैसे ड्रॉ होता है, तो ये ईस्ट होता है हमेशा। आपका राइट साइड जो आपका राइट हैंड है ना, राइट साइड में आपका हमेशा ईस्ट ही बनेगा, लेफ्ट वाला वेस्ट बनेगा, सामने नॉर्थ बनेगा, पीछे में आपको साउथ बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन जब कभी भी कन्फ्यूज़न हो, कहीं जाने के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो अपने राइट साइड को ईस्ट मानिए। अब ये नहीं कहीं जाना है तो हमेशा राइट को ईस्ट मान रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। बट कहीं जाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपका राइट हैंड हमेशा ईस्ट होगा। तो बोला गया देखिए कि 50 मीटर पहले ये नॉर्थ में गया, तो जो पर्सन है पहले वो 50 मीटर नॉर्थ में जा रहा, ठीक है। और यहाँ पर ना एक चीज़ और भी लिख दूँ मैं कि x y माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब नॉर्थ को जे कैप लेना है आपको। तो 50 मीटर गया नॉर्थ में, फिर उसके बाद से 40 मीटर ईस्ट में गया, तो 40 मीटर ड्यू ईस्ट में टर्न हो गया 40 मीटर। इसके बाद 20 मीटर साउथ में गया है, तो साउथ मतलब इधर हो गया, ठीक है, ऐसे। तो ये 20 मीटर गया, ठीक है। तो अब देखिए मतलब पहले गया ये जे कैप में, फिर गया आई कैप में, फिर गया माइनस जे कैप में, है ना। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। डिस्टेंस पूछोगे तो डिस्टेंस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 50 गया 40 गया, क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो सिंपली इसको ऐड करना है, तो 110 मीटर डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट देखें तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना, यही डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ठीक है। डी वेक्टर तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि डी वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3, है ना। बट यहाँ पर देखिए
यही जो है ये D1 है 50, ये D2 है, ये D3 है। तो D1 गया है जे कैप में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 50 जे कैप, यहाँ पर 50 जे कैप, और ये 40 गया है आई कैप में, तो हम लोग लिखेंगे 40 पॉजिटिव आई कैप में गया तो 40 आई कैप। ये गया है नेगेटिव जे कैप में 20 मीटर, तो -20 मीटर जे कैप। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये दोनों सब में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 होगा, तो 50 जे कैप है ना, 50 जे कैप, एक मिनट रुकिए, ये जे कैप है ना, एक मिनट, ये माइनस जे कैप है, प्लस जे कैप, तो 30 होगा, तो 40 आई कैप, ठीक है, और ये 50 जे कैप -20 जे कैप, तो 30 जे कैप, ठीक है। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया बच्चों। अब अगर हमें यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, दैट इज 16 √1600 प्लस 900, दैट मीन्स कि 2500, तो ये 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 50 मीटर, ठीक है ना, 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब डायरेक्शन की बात होगी कि भाई डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये कहाँ है, देखिए डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर ईस्ट में है, मतलब आई कैप मतलब ईस्ट हो गया, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, एंड 30 जे कैप है मतलब पॉजिटिव में है, तो जो कि नॉर्थ में है, ये नॉर्थ हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी क्वाड्रेंट में है, 30 और 40 वाला इसमें है ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एंगल देखें अगर हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 30/40, दैट इज 3/4। 3/4 बोलने का मतलब 37 डिग्री हो गया, 37 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए जब भी एंगल ना, यहाँ से मैंने एंगल कहाँ से लिया, यहाँ से लिया ना, मतलब ईस्ट से स्टार्ट हुआ और नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। तो ये मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट था बच्चों, ठीक। अब अगला जो वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है ना, उसमें मैं आपको स्पीड और स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पे अभी इतना ही बच्चों, ठीक है। और कुछ अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं दूसरा वीडियो भी 10-15 मिनट का अपलोड कर दूंगा, जिसमें 2-3 क्वेश्चन और मैं करा सकता हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्वेश्चन इस पर चाहिए क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अगर आपको असाइनमेंट के फॉर्म में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उस पर असाइनमेंट के फॉर्म में भी दे दूंगा क्वेश्चन इस पर, तो आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ओके, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड आई होप आपको वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू बच्चों।